कहना चाहता हूँ कि बघेल साहब की बात में इतनी दम, इतनी ताकत है जो को कह के गए हैं कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आपके पूर्व सैनिक संगठन जो कल्याण बोर्ड सैनिक प्रकोष्ठ के लोग, उन लोगों का भी सराहनीय प्रयास रहा। और आज उस प्रयास से इस माखनपुरवा गांव में इस ग्राम समाज की जमीन पर, जिस पे 3 वर्ष पूर्व पहले लोग कुछ करते नहीं थे, जिसको घूम कर लोग देखते नहीं थे, आज वहाँ पे शहीद की प्रतिमा अनावरण कराकर आप सबको यहाँ बैठा दिया है। मैं ऐसे गीता जी को फिर प्रणाम करता हूँ बार बार। मैं गांव के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि माखनपुरवा की क्रांतिकारी और राजनीतिक भूमि को प्रणाम करता हूँ। थोड़ी दूर पर हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री राम बाबू पाल जी की प्रतिमा लगी। मैंने इसलिए उस शब्द को कहा था, उनका भी समाज के प्रति लगाव बहुत। और हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, जिस दिन शहीद के लिए जमीन के लिए हम लोग लड़ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, उस दिन चर्चा कर रहे थे कि अगर राम बाबू जी यहाँ होते तो हम लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब स्वयं करने। जब जगह को लेकर कम ज्यादा को विवाद हुआ, सरकार ने सहयोग किया, आप लोग दौड़े, हम लोग दौड़े, नेताजी दौड़े, उनके परिवार के लोग दौड़े। प्रतिमा लगने के बाद ये पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया। तमाम पौधे भी लगे, फल वाले पौधे भी लगे, छायादार पौधे लगे। जो लोग अभी मैं ये सोच रहे होंगे, जिनका काम सिर्फ समाज में सोचना होता है, करना कुछ नहीं होता, वो आपके हर पॉजिटिव काम को, सकारात्मक सोच को हमेशा विपरीत सोच से सोचते हैं। वो सोच रहे थे जब ये प्रतिमा लग रही थी कि अरे यार ये तो पूरा कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब ये पौधे छायादार हो जाएंगे, जब इस पार्क को लगाने वाले लोग वृद्ध हो जाएंगे, प्रतिमा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और ये पौधे फल देने लगेंगे। और जब दूसरे गांव के लोग किसी कारण से इस गांव में आएंगे और जब रोड पर खड़े होकर देखेंगे, तब इसी गांव की सराहना करेंगे और कहेंगे यार माखनपुरवा के लोग बहुत अच्छे थे, इतना सुंदर पार्क का निर्माण कराया। जो बाहर से लोग आते हैं, सेना के बारे में सोचते हैं। मैंने 14 साल नौकरी की सीआरपीएफ में। जब 2015 नवंबर को हमने ज्वाइन किया, तब का माहौल क्या था और आज सेना का लड़का जब गांव का ज्वाइन करता है, तब का माहौल क्या, कितना अंतर हो गया, कितना परिवर्तन हो गया गांव के वातावरण में। मेरे भैया भी सीआईएसएफ में थे, हम सब परिवार के सब लोग। किसान का बेटा अगर सेना में भर्ती हो जाए तो 2-4-10 गांव में चर्चा हो जाती थी, फलाने का लड़का पुलिस में हो गया, आर्मी में हो गया, सेना में हो गया। मतलब किसान को इससे बड़ी खुशी कोई होती नहीं। जब हम ट्रेनिंग पे जा रहे थे तो गांव की समाज के लोग, गैर समाज के लोग, माताएं, बहनें, बुआ, चाचा, दादा, छोटे भाई, बड़े भाई, कम से कम 150-200 की संख्या में लोग गांव से बाहर तक भेजने जाते थे। साइकिल में झोला, सूटकेस, बक्सा बांधते थे 2-3 लोग। उसके बाद जो लोग साइकिल से बस स्टैंड तक जा सकते थे, वो लोग वहां तक जाते थे। और जो परिवार के लोग बस स्टैंड से स्टेशन तक जाते थे, 3 पार्ट में गांव के लोग विदाई करने जाते थे। कोई बात नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन एक चीज का परिवर्तन नहीं होता है। लोगों के मन के अंदर, दिल के अंदर सेना के लिए जो प्यार था, जो भाव थे, वो और ज्यादा बढ़ गए। आपके पराक्रम को देखकर, आपकी वीरता को देखकर पहले लोग तो पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचते थे, दूसरे दिन आपकी वीरता की गाथा पढ़ पाते थे, तीसरे दिन तक जान पाते थे, सप्ताह हो जाता था, आपकी खबर को कोई पढ़ नहीं पाता। लेकिन आज इस सोशल मीडिया युग में अगर कारगिल में एक भी गोली सेना के लोग विरोधी पे चलाते हैं, पाकिस्तान पे चलाते हैं, तो 5 मिनट बाद आ जाता है कारगिल में भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ा। इतना युग आ गया और लोग घर में बैठ के अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से आपका उत्साहवर्धन करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं बातें कि यहाँ आकर
हम जाति में बढ़ गए, समाज में बढ़ गए, पंथ में बढ़ गए, ये बिल्कुल सही बात है। जब वहां थी तो सिर्फ वहां हवलदार को भी जवान कहा जाता था। आप सब लोग तो करके आए, कोई बूढ़ा होते नहीं, जो बूढ़ा होता वो पेंशन आ जाता है। एक फ्राइंग पैन और एक गिलास में झारखंड के पलामू शहर में मैंने 3 साल काट दिए। उसी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी डालना, एक प्याज के टुकड़े को काटना, क्योंकि कोयले पे रोटी बनती थी, रख दिया, उसी में दाल सब्जी पड़ गई, तड़का लग गया, खा लिया। हमारे खाने के बाद दूसरे इंतजार कर रहा था, मैं जल्दी दो कौन निकाले, उसको धुला, उसमें वहां खा लिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो वहां किया है वही हम लोगों को यहाँ कहना है, यही करना है। राजनीति में भी परे नीति, वो वापस की नीति है, प्रेम की नीति, समझौते की नीति है। गलत का विरोध करिए, वो कोई भी दल से राजनीति में कर रहा हूं, मुझे इससे परवाह नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन गलत का विरोध करने की मैं क्षमता रखता हूं। हमारे सैनिक का अगर कोई विरोध करेगा, हमारे सैनिक के परिवार के लिए अगर कोई नहीं लड़ेगा, अगर उसके साथ अन्याय होगा, तो हम जरूर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, क्योंकि पहले हम फौजी हैं, बाद में हम पाल हैं। मैंने नौकरी तो छोड़ दी, मेरी राजनीति करने की इच्छा थी, मैंने नौकरी से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। मैं आपकी तरह पेंशनर भी नहीं हूँ। मेरे पिताजी मात्र 7 बीघे के काश्तकार, कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति थी आपके सामने खड़ा हो। लेकिन मेरा मोह भंग नहीं हो पाया वर्दी। आज भी मैं अपने लखनऊ बिजनौर कैंप के सामने से निकलता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, क्या देखे लड़की पे कोई हमारा साथी तो नहीं खड़ा है, 2 मिनट गाड़ी खड़ी करके मिल लेंगे, यादें ताजा हो जाएंगी। मेरे जितने भी कुर्ते होंगे, जितने भी शर्टें होंगी, उस सब पे मैंने ये लुक भी अभी नहीं लगाई। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैंने कहा, किसी ने हमसे सवाल किया कि धर्मेंद्र भाई इतने अच्छे कुर्ते सिलाते हो, इतनी अच्छी शर्ट सिलाते हो, और उस पर ये वर्दी वाली लुक भी क्यों लगा लेते हो? हमने कहा मैं इसलिए लगा लेता हूं यार कि ये मुझे लुक भी याद दिलाती है कि तुम यहाँ समाज के लिए तो काम करने आए हो, लेकिन देश का भी भार अभी तुम्हारे कंधे पे लगा हुआ है इस लुक्की के माध्यम से। वर्दी में आप सबको पता है कि हमारी इस लुक्की पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, तमाम चीजों के टैग लग जाते हैं, लेकिन ये लुक्की लगी रहती है। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि सीमा पर जब गोली चलती थी, जब सीमा पार से दुश्मन की गोली आती थी, तो वो हमारे किसी वीर को, किसी जवान को छूती थी या उसके सीने में धंसती थी, तो वो गोली वहां से ये सोच के नहीं छोड़ी जाती थी कि जाओ पाल के छाती को छलनी करना, ठाकुर की छाती को छलनी करना, दलित की छाती को छलनी करना, यादव की छाती को छलनी करना। वो दुश्मन की गोली सिर्फ हिंदुस्तान के सिपाही की शहादत देने आती थी। जब उस गोली में जात का नाम नहीं, तो हमारे नाम के पीछे भी जात का नाम नहीं। हम पहले फौजी हैं, बाद में किसी और जात के। इस भावना से, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो और मजबूती मिली कि हमारा एक संगठन यहाँ मेरे सामने बैठा है, जिसकी एक की ताकत 1,000 के बराबर होती है। अगर वो 100 लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं 10,000 लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, और 10,000 पूर्व सैनिक मुझे सुन रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। आप तो जो मंच पे बताओगे, बहुत से नेता जो भाषण देंगे देश की सेना के बारे में, देश की सीमाओं के बारे में, देश के बार्डर के बारे में, गोला बारूद के बारे में, वो तो सिर्फ पढ़ी लिखी चीजें और गूगल और यूट्यूब पर देख कर बताएंगे। लेकिन जब आप जो इस मंच से, इस माइक से अपनी बात बताओगे, तो सामने की जनता बड़े संलिप्तता से, बड़े सरलता से आपको सुनेगी, आपकी बातों को हृदय में उतारते हुए देखेगी कि वाकई बघेल साहब सही कह रहे थे, अध्यक्ष जी सही कह रहे थे, इन्होंने कितनी मुसीबतों से दुश्मन को झेला। उस दिन कारगिल के कार्यक्रम में मैं कानपुर देहात में था। मैं तो सिर्फ कल्पना कर रहा था, हमारे साथी यहाँ से कमेंट्री कर रहे थे, बता रहे थे, विस्तृत जानकारी कारगिल की दे रहे थे। मैं तो सिर्फ कल्पना कर रहा था, और मेरे शरीर के पूरे रोए खड़े थे। मुसीबत का थोड़ा सा अंश पैरामिलिट्री फोर्स में सीआरपीएफ झेलता है, थोड़ा सा हो सकता है
कि हम लोग देश की आंतरिक व्यवस्था में आप तो 2 दिन ज्यादा भूखे रहे, लेकिन मुझे तो अपने ही गांव से, अपने ही प्रदेश से, अपने ही देश से दुश्मन को ढूंढने में आसानी हो जाती है, देख भी लेते। लेकिन आप जब सीमा पर तैनात होते तो आप सिर्फ आपकी आंख, आपकी दूरबीन होती, आपकी राइफल में लगी हुई गोली आपका स्वयं का रक्षा कवच होती है, और उससे ज्यादा वो सीमा का रक्षा कवच होती है जिसके लिए आपको तैनात किया जाता है। आपकी तैनाती में जब कारगिल जीता गया, हम लोग तो सिर्फ पेपर में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे। कारगिल के विजय को हिंदुस्तान ही नहीं, चाइना, पाकिस्तान, बर्मा, जो भारत से लगे हुए सीमाएं के देश थे, इन्होंने ये मान लिया कि बिना तैयारी का युद्ध, बिना तैयारी का युद्ध जब हिंदुस्तान की सेना इतनी वीरता, इतने पराक्रम, इतने साहस से लड़ती है, अगर हिंदुस्तान की सेना तैयारी से युद्ध करेगी तो ये विश्व विजेता हो जाएगी। ये मैं आपको बताया जाएगा। और आपने क्या बताना, आपको सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। आप जितना सुनाएंगे, मैं आग्रह करता हूं आने वाली पीढ़ी से, नौजवान साथियों से, इस माखन परवा की सरजमी से